Very good morning, students. Welcome to the class. So we are doing chapter number 3 in your geography book, our changing earth. ठीक है, अभी तक हमने वोल्केनो के बारे में देख चुके हैं, वोल्केनो कैसे इरप्ट होते हैं और अर्थक्वेक को भी समझ चुके हैं। ठीक है, कि कैसे अर्थक्वेक आता है, कौन कौन सी अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, वो सब हम देख चुके हैं। उसके अलावा हम रिवर का वर्क देख चुके हैं, मेंडर्स वगैरह सब समझ लिए हमने। ठीक है, कैसे ऑक्सफोर्ड लेक बनती है, मेंडर्स बनते हैं। ठीक है, नदी जब फ्लोट करती है। आज हम देखेंगे कि सी वेव्स यानी कि समुद्र की जो लहरें हैं वो कैसे वर्क करती हैं। ओपन योर ज्योग्राफी बुक, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 16। ओपन योर बुक्स। We will continue with your third chapter, our changing earth। और इसमें हम देखेंगे कि सी वेव्स क्या होती हैं। देखो, समुद्र की जो लहरें होती हैं उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, वेव्स मतलब जो लहर होती है उसको हम बोलते हैं वेव्स। ठीक है, द इरोजन एंड डिपोजिशन। अभी तक आपको इरोजन और डिपोजिशन का मतलब समझ में आया। इरोजन मतलब इरेजर से हम याद रखेंगे, इरोजन मतलब होता है जब कोई चीज़ कहीं से इरेज हो जाती है। पानी बहता है, ठीक है, अपने साथ क्या है, जो भी जहाँ से भी बहता है वहाँ की कुछ चीज़ों को अपने साथ पानी के साथ इरोजन यानी कि इरेज करता हुआ अपने साथ बहा के ले जाता है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ की चीज़ें कुछ कम हो जाती हैं, यानी कि इरोजन हो गया। अब जो चीज़ें वो पानी अपने साथ बहा के लेके उनको एक जगह पे जब उनका डिपॉजिट कर देता है यानी उनको जमा कर देता है तो क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। जो सी वेव्स यानी कि समुद्र की जो लहरें होती हैं उनकी वजह से जो इरोजन और डिपोजिशन होता है, जैसे नदी की लहरों से हो रहा था ना, नदियों के पानी के बहने से इरोजन भी हो रहा था, डिपोजिशन भी हो रहा था, उसी तरीके से जो सी वेव्स होती है, जो समुद्र की लहरें होती हैं, उनसे भी क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। किस तरीके के लैंडफॉर्म्स, कोस्टल क्या होते हैं, जो समुद्र के किनारे पे जो जगह होती है उसको हम कोस्टल बोलते हैं। ठीक है, कोस्ट बोलते हैं। तो कोस्टल लैंडफॉर्म्स वो होंगे जो समुद्र के किनारे जिस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनेंगे उनको हम कोस्टल लैंडफॉर्म्स बोलेंगे। ठीक है, सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। अब आपने देखा होगा कि समुद्र की जो लहरें उठती हैं, चलती हैं, तो क्या है, कॉन्टिन्यूसली जो समुद्र के किनारे जो रॉक्स पड़ी होती हैं उनके साथ टकराती रहती है। ठीक है, हवा आती है, समुद्र की लहरें चलती हैं और वो रॉक्स से क्या होती हैं, स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं। ठीक है, क्रैक्स डेवलप। अब जब वो बार बार रॉक से टकराएगी तो क्या होगा, उस रॉक में क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होंगे, यानी कि क्रैक्स आएंगे, टूटेगा, थोड़े थोड़े इसमें दरारें आएंगी। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। और अब सपोज ये कोई रॉक है, ठीक है, ये कोई रॉक है, अब बार बार जो है इससे समुद्र की लहर आती है, टकराती है, पहले तो क्या होगा, इसमें क्रैक आएगा। ठीक है, पहले क्या होगा, इसमें क्रैक आएगा, पहले एक छोटा क्रैक आएगा मान लो। ठीक है, फिर बार बार जब इसमें पानी गिरेगा, लहर टकराएगी तो ये क्रैक जो है बड़ा होता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, लार्जर और वाइडर हो जाएगा क्या, ये क्रैक। ठीक है, दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स। उससे क्या होगा, हॉलो यानी कि गड्ढे जैसी जो है, केव्स यानी गुफाएं जो है रॉक में बन जाएंगे। अब बार बार सपोज इस जगह पर टकराएगा पानी आके, हम मान लेते हैं ये कोई रॉक है, इस शेप में कोई रॉक है। ठीक है, अब बार बार जो समुद्र की लहर यहाँ से टकराती है तो पहले क्या होगा, यहाँ पे क्रैक आएगा, वो क्रैक धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, एक होलो लाइक केव यानी कि इस तरीके से ये पत्थर का पीस बिल्कुल हट जाएगा यहाँ से, और इस तरीके से इसमें गड्ढे जैसी एक केव यानी कि गुफा जैसा एक ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, 10 होलो लाइक केव्स आर फाउंड ऑन द रॉक। होलो लाइक केव्स यानी कि जो है छेद जैसी इस तरीके की इसमें
उसमें होल्स बन जाएंगे, ठीक है, उस तरीके की कुछ गुफा बन जाएंगी जिनको हम क्या बोलते हैं, सी केव्स, यानी कि समुद्र की गुफाएं हम उनको बोलते हैं। एज दिस cavities became bigger and bigger, only the roof of the caves remained, thus forming sea arc। अब क्या होगा, पहले तो क्या होगा, देखो जैसे ये जो पत्थर है इसमें पीछे ये मोटा पत्थर है, पीछे भी क्या होगा, पहले तो उसमें गुफा बनेगी, ठीक है, गुफा बनेगी, लेकिन फिर गुफा के अंदर पानी जाने लग जाएगा, अंदर भी बार बार लहरें टकराएंगी, बार बार टकराएंगी, तो क्या होगा, ये बिल्कुल ही खाली हो जाएगा, है ना, जो ये गुफा है बिल्कुल क्या हो जाएगी, आर पार निकल जाएगी, ठीक है, पहले तो गुफा जैसी होगी, यानी कि पीछे इसकी दीवार होगी, सिर्फ आगे का हिस्से में घुस के इसमें कोई जा सकता है, बैठ सकता है, लेकिन जब बार बार पानी इससे टकराएगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल खाली हो जाएगी और सिर्फ इसकी क्या रह जाएगी, रूफ, यानी कि सिर्फ इसकी छत रह जाएगी, पानी यहाँ से आर पार जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी से जो है बार बार स्ट्राइक हो रहा था, ठीक है, स्ट्राइक होने की वजह से क्या हो गया, सिर्फ जो केव थी, जो सी केव थी, उसकी सिर्फ क्या रह गई, एज दिस कैविटीज बिकम बिगर, जैसे जैसे ये जो कैविटीज हैं ये बड़ी होती जाएंगी पानी के टकराने से, एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएंगी सिर्फ जो केव होगी उसकी छत ही रह जाएगी, दस फॉर्मिंग सी आर्क्स, इनको हम क्या बोलेंगे, सी आर्क्स। ये देखो यहाँ हम पिक्चर में समझते हैं इसको, ये गिवन है आपको पिक्चर इस पेज पे, ये पिक्चर गिवन है आपको सी वेव्स की, इसको हम समझते हैं। इस पिक्चर को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है, सबसे पहले हम सी केव्स देखते हैं। ये देखो, ये आपकी सी केव्स कैसे बनेगी, जब बार बार पानी की लहरें आएंगी और यहाँ टकराएंगी, ठीक है, बार बार टकराने से क्या है, थोड़ा सा जो है इसमें होलो होगा, यानी कि थोड़ा सा जो है इसमें छेद जैसा बनेगा, ठीक है, और फिर ये गुफा बन जाएगी। लेकिन जब बार बार पानी से टकराएगा तो क्या होगा, ये जो है होलो होगा, जो ये एक तरीके का गड्ढा होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, अंदर से जो है गहरा होता जाएगा और सिर्फ इसकी छत रह जाएगी, तो वो ये किस तरीके का बन जाएगा, फिर ये इस तरीके का जो है बन जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगी, रूफ टॉप रह जाएगी केव की, इस तरीके से। ये देखो जैसे ये यहाँ पे है ना, ये ऐसे, पहले कैसे थी, केव थी यानी कि गुफा थी, ठीक है, पानी यहाँ से टकरा रहा था बार बार, तो एक छोटी सी गुफा बनी, लेकिन जब कॉन्टिन्यूसली पानी यहाँ से टकराएगा तो क्या होगा, सिर्फ उसकी एक इस तरीके से सिर्फ छत जैसा कुछ रह जाएगा और पानी इसके आर पार निकलने लगेगा, है ना, तो वो गुफा नहीं रहेगी, अब हम उसको क्या बोलेंगे, सी आर्क बोलेंगे। क्लियर है, पहले क्या बनेगी, सी केव बनेगी, उसके बाद क्या बनेगी आपकी सी आर्क बनेगी, जिसमें से पानी ये जो है आर पार निकल जाएगा, सिर्फ हमारे पास रूफ टॉप रह गया, यानी कि सिर्फ केव की गुफा की जो है, समुद्र की गुफा की जो है छत रह गई है यहाँ पे, ठीक है, पानी इसके आर पार निकल रहा है। इसके बाद एक चीज़ और बनेगी, उसको भी हम देखते हैं, ठीक है, as these cavities become bigger and bigger, only the roof of the cave remains, सिर्फ उसकी छत रह जाएगी और इस तरीके से क्या बनेगी, सी आर्क्स बनेगी, इसको हम बोलते हैं सी आर्क्स। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, अब धीरे धीरे क्या होगा, इरोजन यानी कि बार बार पानी के टकराने से ये जो चट्टानें हैं ये टूटेंगी और उससे क्या होगा, ब्रेक्स द रूफ, यानी कि ये जो छत है ये भी बिल्कुल की तरह टूट जाएगी, यानी कि पहले तो केव बनी, उसके बाद केव का इरोजन हुआ तो सिर्फ छत बच गई, उसके बाद और इरोजन होगा तो वो छत भी क्या होगा, टूट जाएगी, ओनली द वॉल्स आर लेफ्ट, छत टूट जाएगी और सिर्फ क्या रह जाएंगी, वॉल्स रह जाएंगी। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टेक्स, अब इनको हम क्या बोलेंगे, जो ये दीवार जैसे बच जाएंगी इनको हम क्या बोलेंगे, स्टेक्स। पहले क्या बनी हमारी, सी केव्स बनी पानी के टकराने से, ठीक है, सी केव्स में जब बार बार इरोजन हुआ उसका तो क्या बन गई, सी आर्क्स बन गई, जिसमें सिर्फ गुफा की छत रह गई थी, ठीक है, पानी आर पार गया था उसके, और ज़्यादा इरोजन हुआ तो वो छत भी टूट गई, सिर्फ क्या रह गई, साइड
यहाँ हम समझते हैं दोबारा। तो यहाँ पे हमने देखा कि देखो, जब पहले आपकी समुद्र की लहरें टकरा रही हैं तो इस तरीके की केव्स बन गई हैं। ठीक है, जब इसका और ज़्यादा इरोजन होगा, यानी कि बार बार पानी की लहरें टकराएंगी, तो क्या होगा, सिर्फ इसकी छत रह जाएगी, गुफा की सिर्फ केव की सिर्फ छत रह जाएगी और इसमें से एक रास्ता जैसा बन जाएगा जहाँ से पानी आर पार निकलने लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे सी आर्क। पहले बनी सी केव्स, उसके बाद बनी सी आर्क्स। उसके बाद क्या होगा, जब और ज़्यादा इसका कॉन्टीन्यूस इरोजन होगा तो उस कॉन्टीन्यूस इरोजन की वजह से ये जो छत है ये भी टूट जाएगी, यानी कि ये पूरी यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके की दीवारें इसकी बच जाएंगी। ठीक है, ये दिख रही है ना आपको, ये इधर इस पिक्चर में क्या है, ये एक तरीके की दीवार जैसी लग रही है ना। तो पहले क्या बनी थी, ये इस तरीके से बनी गुफा, फिर वो सी केव बनी, सी केव के बाद उसकी छत, सिर्फ छत रह गई। ठीक है, सी आर्क बोला हमने उसको। जब ये छत भी टूट जाएगी, सिर्फ वॉल्स रह जाएंगी साइड्स की इस तरीके से, तो उसको हमने बोला स्टेक। उसको हमने क्या बोला, हम उसको बोलेंगे स्टेक। तो जो ये सी वेव्स हैं, बेसिकली जो समुद्र की लहरें हैं, ये क्या बनाती हैं, किस तरीके के फीचर्स इसके हमें दिख रहे हैं, 3 तरह की चीज़ें बनाएगी ये। सी केव्स बनाएगी, सी आर्क बनाएगी और फिर स्टेक बनाएगी। ठीक है, क्लियर है कैसे ये तीनों चीज़ें बन रही हैं। यहाँ सिर्फ आपकी एक वॉल जैसी रह गई, बीच का सारा हिस्सा इसका टूट चुका है, यानी कि जो वॉल थी सी केव की वो भी टूट चुकी है और सिर्फ जो रूफ़ है वो टूट चुकी है और सिर्फ वॉल्स रह गई हैं, यानी कि सिर्फ दीवारें रह गई हैं। उसको, उन दीवारों को हम बोलेंगे स्टेक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। अब क्या है, देखो, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। ये तो हमने देख लिया, इनको हम स्टेप्स कहेंगे। जो स्टीपी रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर, समुद्र के पानी के में जो बिल्कुल स्टीपी रॉक होगी, यानी कि बिल्कुल नुकीली रॉक होगी, रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली यानी कि लंबाई में जो बन रहा होगा सी वाटर के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सी क्लिफ कहेंगे। कैसे, द स्टीपी रॉकी कोस्ट, जो कोस्ट है समुद्र का, जो कोस्ट है, अगर वहाँ पे इस तरीके की स्टीपी मतलब नुकीली, इस तरीके की नोक जैसे जिसकी बन रही है, उसको हम बोलेंगे स्टीपी कोस्ट राइजिंग वर्टिकली का मतलब होता है लंबाई में, इस तरीके से जो बनता है समुद्र के पानी के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सी क्लिफ। इसको बोलेंगे जो ऐसा नुकीला सी कोस्ट बनेगा रॉक्स का, जो कि वर्टिकली यानी कि लंबाई में ऊपर की ओर होगा, ऐसा नुकीला रॉकी कोस्ट। द स्टीप का मतलब होता है बिल्कुल तीखा। ठीक है, एकदम शार्प। स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। वो कैसा होगा, पानी में से इस तरीके से निकल रहा होगा, एकदम पैना। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे बिल्कुल शार्प, वो क्या कहलाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सी क्लिफ बोलेंगे। ठीक है, द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अब बीचेस क्या होते हैं, देखो आपने सुना होगा ना, बीचेस जहाँ पे लोग घूमते हैं समुद्र के किनारे, वो बीचेस कैसे बनते हैं, द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस।
वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लाएगा, मिट्टी के रेत जिसको हम बोलते हैं ना, तो समुद्र के किनारे रेत होती है ना जहाँ पे टहलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बीचेस। ये बीचेस कैसे बनते हैं, बार बार समुद्र का जो पानी आएगा, सी वेव्स आएंगी, वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लाएंगी, कुछ कण लाएंगी मिट्टी के और डिपॉजिट कर देंगे किनारे पे, और इस तरीके से जो है आपके बीचेस बन जाते हैं। बीचेस पे लोग क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि वर्क ऑफ सी वेव्स क्या है। सी वेव्स यानी कि समुद्र की लहरों का काम क्या है। अब हम देखते हैं वर्क ऑफ आइस यानी कि बर्फ का काम क्या है। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose a solid rock below। अब हम समझते हैं कि ग्लेशियर क्या होते हैं। देखो ग्लेशियर क्या होती हैं, रिवर्स होती हैं। कैसी रिवर्स, आइस की यानी कि बर्फ की नदी होती है। विच टू इरोड, जो कि वो भी इरोड करती है यानी कि अपने साथ किसी जो जहाँ से भी गुजरती है अपने साथ इरोड करती है, इरेज करती हुई निकलती है। एंड लैंड इरोड द लैंडस्केप, जिस भी जमीन पे से गुजरेगी वहाँ से इरोजन करेगी। बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। अब जब ये बर्फ की नदी होगी या आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, जो रॉक होगा, जो जमीन होगी वो वहाँ का इरोजन करती हुई आगे बढ़ेगी। ठीक है, और जो नीचे की सॉलिड रॉक होगी उसको बाहर निकाल देगी। ठीक है, ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलो, जो ये ग्लेशियर्स हैं ये बहुत गहरे गड्ढे बना देते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर। अब जब ग्लेशियर का पानी बनेगा, ग्लेशियर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, गड्ढे बना देगा, क्योंकि आइस तो बहुत सॉलिड होती है ना। लेकिन जब ये बर्फ पिघलेगी तो इन गड्ढों में भर जाएगी और क्या होगा, बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स, और पहाड़ों पर सुंदर सुंदर क्या बन जाएंगे, लेक्स बन जाएंगे। ठीक है, वो लेक्स कैसे बने, जैसे ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ की एक नदी होती है। ठीक है, वो नदी जब बहेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो मिट्टी को इरोड करेगी, अपने साथ क्या करेगी, उसका इरोजन करेगी, तो उससे क्या होगा, बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे। ठीक है, गड्ढे बन जाएंगे तो क्या होगा, जब टाइम के साथ ये बर्फ पिघलेगी, पिघल के उन गड्ढों में भर जाएंगी, तो उससे क्या होगा, पहाड़ों पर सुंदर सुंदर लेक्स बन जाते हैं। ठीक है, द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड। अब ये जो ग्लेशियर है ये अपने साथ जो है इन सारी चीज़ों को लेके आते हैं। छोटे और बड़े मिट्टी के कण होते हैं, छोटे बड़े रॉक्स होते हैं, सिल्ट्स होते हैं, इनको दीज डिपॉजिट फ्रॉम ग्लेशियर मोरेन्स। अब ये सब क्या बनाते हैं, देखो ग्लेशियर क्या होता है, इस तरीके का ग्लेशियर होता है, एक तरीके से बर्फ़ की नदी जैसा। ठीक है, ये तो जो ये सारे डिपॉजिट लेके आता है उनको हम बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। ठीक है, क्लियर है। तो ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ की एक नदी होती है। वो बर्फ की नदी क्या है, गड्ढे बनाती है रोड करके लैंडफॉर्म को, और जब बर्फ पिघलती है तो वो उन गड्ढों में पानी भर जाता है, और वो पानी क्या कहलाता है, लेक्स बोलते हैं हम उनको। ठीक है, पहाड़ों पे बनने वाले सुंदर लेक्स। अब हम देख लेते हैं विंड यानी कि हवा का काम क्या है, वर्क ऑफ विंड। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, क्या आप कभी किसी रेगिस्तान में गए हैं। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। आप कुछ सैंड ड्यून्स इस तरीके के होते हैं, देखो ये ऐसे जैसे आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। अब हमने देखा था कि इरोजन किस किस तरीकों से होता है, पानी से होता है ना, हवा से होता है। तो हवा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन का। हवा भी अपने साथ कुछ जो है पार्टिकल्स को, कुछ जो है क्या करती है, सेडिमेंट्स को अपने साथ हवा जो है अपने साथ लेके चलती है, तो वहाँ से इरोजन हो गया, और जिस जगह डिपॉजिट करेगी वहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा। तो जो विंड है, हवा है, ये भी एक पानी की तरह एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन का। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम्स। आप अगर डेजर्ट में जाएंगे, रेगिस्तान में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको रॉक्स, पत्थर जो है किस शेप में मिलेंगे, मशरूम की शेप में मिलेंगे। कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, मशरूम रॉक्स। किस तरह के रॉक्स मिलते हैं, चट्टानें मिलेंगी रेगिस्तान में मशरूम की शेप की। विंड्स
Therefore such rocks have narrow base, और धीरे धीरे जो उनका बेस होगा यानी कि नीचे का जो पार्ट होगा वो नैरो यानी कि जो है छोटा होता चला जाएगा, एंड वाइडर टॉप, और ऊपर का जो पार्ट है क्योंकि हवा जो है नीचे के हिस्से को इरोड कर रही है तो ऊपर का वो वाइड रहेगा, नीचे का जो है नैरो यानी कि संकुचित होता जाएगा। When the wind blows, जब हवा चलती है, it lifts and transports sand from one place to another। अब जब हवा चलेगी तो क्या होगी, वो रेत को उठाएगी, हवा अपने साथ और दूसरी जगह पे ले जाएगी, ठीक है, यानी कि हवा के साथ साथ रेत भी उड़ेगा। When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hills। जब हवा रुकेगी तो ये सैंड गिर जाएगा, क्योंकि हवा अपने साथ सैंड लेके चल रही है, जब हवा रुक जाएगी तो सैंड जो है गिर जाएगा और लो हिल्स में यानी कि नीची पहाड़ियों में जमा हो जाएगा। लाइक स्ट्रक्चर्स, किसी स्ट्रक्चर की तरह जो है लो पहाड़ियाँ जो है उसकी बना देगा, यानी कि देखो जैसे ये बन रही है ना छोटी छोटी हिल्स, यहाँ पे ये देखो इस तरीके की। अब जैसे हवा चली, अगर उस हवा यहाँ रुक गई तो इस तरीके की स्मॉल हिल जो है पहाड़ी जैसा मिट्टी का रेत का टीला जिसको हम बोलते हैं वो बन जाएगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इनको हम क्या बुलाते हैं, हम इनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज। जब मिट्टी इस रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो क्या होता है हवा जो है इनको बहुत दूर तक अपने साथ उड़ा के ले जाती है, क्योंकि छोटे होंगे, हल्के होंगे, बारीक होंगे, तो हवा क्या है अपने साथ दूर तक इनको उड़ा के ले जाएगी। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया, इट इज कॉल्ड लॉस। इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस, ठीक है। जब ये दूसरी जगह पे मिट्टी के कणों को ले जाएगी तो उसको हम लॉस बोलेंगे। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लॉस इज फाउंड इन चाइना। ऐसे लार्ज डिपॉजिट्स कहाँ मिलते हैं लॉस के, चाइना में पाए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने अर्थ के मूवमेंट को समझा था, ये देखेंगे हमने सबसे पहले जो है अर्थ की मूवमेंट को समझा था, कैसे कैसे अर्थ मूव होती है, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस देखी थी। उसके बाद हमने जो है क्या देखा था, वोल्केनो कैसे इरप्ट होता है उसको समझा था। फिर हमने अर्थक्वेक कैसे आता है, ठीक है, अर्थक्वेक को समझा था, किस तरीके से जो है अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, कौन कौन सी सिस्मिक वेव्स आती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स हमने देखी थी, ठीक है। अर्थक्वेक को डिटेल में समझा हमने। उसके बाद हमने मेजर जो है लैंड फॉर्म्स देखे, जिसमें हमने देखा रिवर का वर्क क्या होता है, ठीक है, मीएंडर्स बनाती है, ऑक्सबो लेक बनाती है ना, लेविस बनाती है। फिर हमने देखा कि सी वेव्स का वर्क क्या है, किस तरीके से सी केव्स, आर्क्स और स्टेक्स बनते हैं। फिर हमने देखा कि आइस का वर्क क्या है, ठीक है, ग्लेशियर क्या होते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि विंड का वर्क क्या होता है, यानी कि हवा का काम क्या होता है। क्लियर। तो यहाँ आपका जो है 3rd चैप्टर भी ज्योग्राफी बुक में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।